बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब श्याम रजक जो कि उद्योग मंत्री थे सरकार में, वो और तेजस्वी यादव नेता विपक्ष, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा वहीं ले चलते हैं आपको। उद्योग विभाग मरणासन था, चाहे खादी मॉल का सवाल हो, हैंडलूम हाट का सवाल हो, या भागलपुर में सिल्क सिटी का सवाल हो, चाहे बुनकरों का जो पावर लूम जो गया में जो भूखहाल थे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से वहां काम किया गया कि काम को कैसे रोका जाए, तो मुझे एक प्रताड़ना हुई और इस कारण ये सारे सवाल हैं जिसके कारण हम उनको छोड़ना चाहे या छोड़ने का काम किया। अब बड़ा हास्यास्पद लगा, रात में उन्होंने आ गया मीडिया के द्वारा कि हमको बर्खास्त किया गया। तो जो जनता दल यू का संविधान है, संविधान हमारे पास कॉपी है, संविधान है ये जनता दल यू का। उस संविधान में धारा 19 के अंतर्गत है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और नीतीश कुमार जी का नामांकन जब हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो मैं उसके प्रस्तावक था। तो जब मुझको ही जब निकाल दिए और मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ और मुझको आपने निकाल दिया और आपने बिना 10 मिनट में सब कुछ हो गया, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के अपने संविधान की रक्षा न कर सकता हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है राज्य की संविधान, राज्य की रक्षा और राष्ट्र की और भारत का संविधान को कैसे बचाया जा सकता है। एनआरसी आप देख रहे हैं किस तरह से जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो मुस्लिम है, अक़लियत है, उनके साथ अत्याचार का काम जो हो रहा है, ये सारे सवाल हैं। और आपने ये आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव और शिव प्रताप यादव जातिगत टिप्पणी करती हैं, क्या कर रहे हैं, मैडम राबड़ी देवी जातिगत टिप्पणी करती हैं और इसी दुख की वजह से लालू प्रसाद यादव का सहयोग आपको नहीं मिला और इस दुख की वजह से आप आरजेडी छोड़ रहे हैं, दलित का अपमान हो रहा है। नहीं, ये जो शब्द आप बात कर रहे हैं वो शब्द मैंने कभी नहीं कहा और मैं बराबर कहता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ हम हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई हम समझौता नहीं करेंगे इसके विरोध में, अगर कहीं भी, और यही कारण रहा। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज युवा एक आस्था रखे हुए, जो बिहार में देश में जो युवा मतदाता की संख्या बढ़ी है, उनको लगता है कि आज जो बेरोजगारी, जिस तरह से बेकारी हाल है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ न्याय हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। मैं तो लिखित किया, मैं तो सदस्यता लिया हूँ और जहाँ तक कब तक रहेंगे ये ईश्वर ही जानता होगा कि कौन व्यक्ति कब तक जीवित रहेगा। आप कब तक जीवित हैं, मैं कब तक जीवित हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इस विचार के साथ अंतिम दम तक रहूंगा। इस विचार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और बिहार की उन्नति, बिहार की विकास के लिए, और जिस तरह एनआरसी का सवाल हो, दलित उत्पीड़न का सवाल हो, ये सारे सवाल पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जब तक लड़ाई का मंजिल तक नहीं पहुंचते हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमने पहले ही कहा विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई नहीं है। जिस तरह विचार हमारा रहा है, उस विचारों का भैया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू ढूंढने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। तो क्या आगे और मंत्री भी क्या आगे और मंत्री भी आ रहे हैं? सारे लोग बेहाल हैं, प्रताड़ित हैं और सब लोग निराश हैं।
आगे आगे देखिए क्या होता है, ऐसा देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, हम बोल रहे हैं। बैठ जाओ भैया। चलिए देखिए, सबसे पहले जगह दे दो ना भाई, जल्दी चाहिए ना बोलना है। छोटी 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 उठा ले, चलिए इधर कर। सबसे पहले तो श्याम रजक उद्योग मंत्री थे सरकार में, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया और वो खुद भी इस्तीफा देने वाले थे। अब आरजेडी में शामिल हो गए तेजस्वी यादव उनके मौजूदगी में। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे सहयोगी, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, उनसे पहले भी बातचीत हो रही थी। मनीष, जब भी इस तरीके की स्थितियां होती है, विधानसभा चुनाव करीब आता है जैसा कि आपने बताया, तो इस तरीके का अत्याचार, अन्याय वो पूरी पार्टी में खराब हो जाती है, वो कमियां निकलने लग जाती हैं और वो तुरंत ही दूसरी पार्टी में वो नेता शामिल भी हो जाते हैं। इनकी भी दिक्कतें वही थी, इनके भी पास बस टिकट नहीं मिला था तो ये अन्याय और अत्याचार हो गया, सारी दिक्कतें आ गई सामने। देखिए, निश्चित रूप से टिकट ना मिलना, आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो जो कहा जाता है कि उनको पार्टी से निकलने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि हाँ, मंत्री पद में भी जो उन्हें मंत्री बनाया गया था और उसके बाद उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया, और खासकर जो उनके विभाग के प्रधान सचिव को एस सिद्धार्थ को दिया गया था और वो उनकी बात नहीं सुनते थे, तो शायद श्याम रजक का एक काउंटडाउन जो है वो काफी समय से चल रहा था और चुनाव जैसे नजदीक आए, ये नीतीश कुमार को भी मालूम था कि वो उनके साथ अब रहने वाले नहीं हैं और उनका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी फुलवारी शरीफ है, वो वहां पर जो कंपोजिशन है, वो अगर वो राजद के टिकट पे भी लड़ते हैं तो उनके लिए मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। हालांकि चुनाव में आसान कुछ भी नहीं होता है, और मैंने जैसा कि आपको कहा कि जैसे श्याम रजक राजद ज्वाइन कर रहे हैं, तो राजद के भी आज 3 से 4 विधायक जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड में विधिवत रूप से शामिल होंगे। उनमें से 3 विधायकों को तो कल ही पार्टी ने निलंबित कर दिया था, तो जिसका जहां एडजस्टमेंट हो रहा है वो उसी तरीके से अपना ठिकाना खोजता भी जा रहा है। शुक्रिया मनीष। और यही एक वर्ड, यही एक शब्द है, जैसा कि मनीष ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, एडजस्टमेंट। जिसका जहां हो रहा है वो वहां चला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करते देखे जा सकते हैं। तेजस्वी ने छपरा और गोपालगंज के बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों की मदद भी की। बाढ़ के दौरान वो कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ललकारते भी नजर आए। बिहार में बाढ़ से अब तक 16 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में एक नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। बड़ी ही मुश्किलों से वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से युवक की जान बचाई। दरअसल ये युवक खूंटा घाट में पानी में नहाने के लिए कूदा था, लेकिन तेज बहाव की वजह से ये पानी से निकल नहीं सका। काफी देर तक एक पेड़ को पकड़कर पानी के बीच एक पत्थर पर वो बैठा रहा। पानी के तेज बहाव और खराब मौसम की वजह से इस युवक के रेस्क्यू में बेहद मुश्किलें आईं, जिसके बाद युवक को निकालने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया।
भारी बारिश की वजह से सुकमा जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इससे सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोदावरी नदी उसके साथ के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। खतरे की बात यह है कि अगले 5 दिन मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। बीजापुर का जिक्र करते हैं, जहां लगातार बारिश हो रही है। उसकी वजह से आम लोगों की मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। दर्जनों गांवों के हालात टापू जैसे बन गए हैं। बारिश की वजह से यहां इंद्रावती, चिंतवागू और मिनगाचल नदियां उफान पर हैं। वहीं बीजापुर से कई इलाकों का संपर्क भी इसके चलते टूट चुका है। देश प्रदेश में अब बात राजस्थान की। राजस्थान में सोड्रा नदी में उफान की वजह से 2 लोग अलग अलग वाक्यों में उनकी मौत हो गई। 2 लोग अपनी बाइक से सोड्रा नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब बाइक फिसल गई और एक शख्स की नदी में डूबकर मौत हो गई। दूसरे शख्स को बचा लिया गया। इसी तरह एक दूसरे वाक्य में अपने जानवर को बचाने की कोशिश में एक पिता पुत्र ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन पिता को बचाने की कोशिश में पुत्र की जान चली गई। चमोली में भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 7 को दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे 7 पर मलबा गिर गया और थोड़ी देर के लिए यातायात ठप पड़ गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। चमोली की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि बारिश की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं। बारिश की वजह से इलाके के सामान्य जीवन पर भी अच्छा खासा असर पड़ा है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी सेक्टर में बादल फटने से नालों और नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस कारण मिट्टी का कटाव भी खूब हुआ। इस मलबे के बहाव में जलजीबी मुंसियारी मार्ग पर बना पुल बह गया था। इस पुल को अब सीमा सड़क संगठन ने फिर से बना दिया है। इसी के साथ ही इस इलाके के 20 गांवों में रहने वाले करीब 15,000 लोग एक बार फिर राज्य के मुख्य शहरों से जुड़ गए हैं। खबर गुजरात से। गुजरात के अहमदाबाद वडोदरा नेशनल हाईवे नंबर 8 पर 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं। घायलों को नाडियाड के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। और वडोदरा के राजमहल सड़क से एक 5 फीट लंबा मगरमच्छ बचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से कई बार ये जानवर रिहायशी इलाकों में घुस जा रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक के फोन करने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ को बचा लिया। लॉकडाउन से समाज के गरीब तबके का भारी असर उन पर पड़ा है। इससे उनके बच्चे भी अछूते नहीं हैं। हम असम के गुवाहाटी में एक झुग्गी झोपड़ी इलाके का जायजा ले रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं। जिन परिवारों के लिए 2 जून की रोटी मिलनी मुश्किल है, उनके बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पाएंगे, ये सोचना ज्यादती होगी। इन परिवारों के बच्चे भी काम पर लगे हुए हैं ताकि अपने परिवार की जरूरत पूरी करने में वो कुछ हाथ बटा सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि देर सवेर जब भी स्कूल खुलेंगे तब इन बच्चों को वापस स्कूलों तक लाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करने में लग गए हैं। रतनदीप चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। गुवाहाटी की हफीज नगर बस्ती में रहने वाला 16 साल का जमशेर अली अभी अभी काम से घर लौटा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं, सो 7वीं का ये छात्र परिवार की मदद के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर लग गया। उसकी मां बीमार है। वो दूसरे घरों में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन काम भी बंद है। ऐसे में जमशेर के सामने खुद मेहनत मजदूरी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होगा और स्कूल खुलेंगे तो मैं स्कूल जाने की कोशिश करूंगा। मुझे हर रोज 200 से 300 रुपए मिलते हैं, जिससे हम अपना गुजारा चलाते हैं। मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन परिवार को पालना भी बहुत जरूरी है।
जब से कोरोना बढ़ा है, जिन परिवारों में मैं काम करती थी उन्होंने काम कराना बंद कर दिया है। इससे बहुत समस्या हो गई है। मैं दिन में उसे एक ही बार खाना दे पाती थी। मैं अब बीमार भी हूँ। जमशेर अकेला नहीं है। इस हफीज नगर बस्ती में रहने वाले 68 परिवारों में से किसी की भी झुग्गी में नजर डालो तो आपको ऐसी ही कहानियां मिलेंगी। इस झुग्गी बस्ती में करीब 120 बच्चे रहते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इनमें से 1/3 बच्चे अब मजदूरी कर रहे हैं। जमशेर के दोस्त सैफुल और समद का हाल भी उसके ही जैसा है। ऑनलाइन क्लास उतना सुविधा नहीं है ना, मोबाइल नहीं है। पहले मेरी माँ मजदूरी करती थी और अब मैं भी कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 5 से 14 साल के बीच हर 100 बच्चों में से 5 बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। हफीज नगर के बच्चे भी उनमें ही शामिल हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के कई साल के दखल के बाद ऐसे कई बच्चों को स्कूल पहुंचाने में कामयाबी मिली, लेकिन अब फिर स्थिति खराब हो गई है। ये हमारे लिए दोहरी चुनौती होगी कि हम फिर से इन लोगों के बीच जाएं और स्कूल खुलने पर उन्हें अपने बच्चों को फिर स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करें। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन्हें काम करने, पैसे कमाने और एक तरह की आज़ादी की आदत पड़ गई है। 14 से 17 साल के इन बच्चों में से कुछ इस महामारी के दौरान 1000 से 3000 रुपए प्रति महीना तक कमा रहे हैं। कोई साफ सफाई का काम कर रहा है तो कोई सब्जी बेचने में मदद कर रहा है। आर्थिक गरीबी के शिकार इन बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये पैसा बहुत जरूरी है। जब स्कूल खुलेंगे तो यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या आर्थिक नुकसान की कीमत पर ऐसे परिवार अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजेंगे। ये बच्चे फिर से स्कूल में लौटना चाहते हैं, मगर लॉकडाउन की मार इनको झेलनी पड़ रही है और अब घर चलाने के लिए इनको काम भी करना पड़ रहा है। यही इनकी नई जिंदगी है और इनकी यही उम्मीद है कि एक दिन फिर से जब स्कूल खुलेगा वो स्कूल जा पाएंगे। नकुल राभा के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।